हेलो देयर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेरेवर यू आर, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन टुडे। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मेरे से मेरी शेनिगन वीज़ा की सक्सेस स्टोरी। कैसे आया मेरा वीज़ा, सब कुछ जानने लगे हैं प्रोसेस एंड टू एंड। लेकिन उससे पहले मैं आपको वीज़ा भी दिखा दूं कि मेरे पास वीज़ा है और मैं तो ही बात कर रहा हूँ। ओके, तो गाइज शेनिगन वीज़ा, ठीक है। मैंने ग्रीस का वीज़ा अप्लाई किया था एक्चुअली। ग्रीस की VFS के सेंटर में मैं गया था एक्चुअली। दे हैव नॉट स्पॉन्सर्ड मी, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके बीच में एक ऑनलाइन एजेंसी थी जिसके थ्रू मैंने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट की थी। उसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ये जो वीज़ा है ये मेरे पास है सिंगल एंट्री वीज़ा। 1 मंथ की इसकी वैलिडिटी है। इसमें स्टे पीरियड मुझे मिलता है 20 दिनों का। ये मैंने फर्स्ट वीक ऑफ फेब में इस साल अप्लाई किया था और इसकी अपॉइंटमेंट मेरे को जो मिली वो मिली 1 महीने बाद, इनफैक्ट 1.5 महीने बाद ही मिली। और मार्च के एंड में ऑलमोस्ट मुझे अपॉइंटमेंट डेट मिली। वैसे जो क्लेम किया था जो ऑनलाइन वीज़ा एजेंसी से, उन्होंने कहा था कि आपको 3 या 4 या मैक्सिमम अप टू वीक आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगी, तो आप अपने कागज़ तैयार कर लें। पर एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। इट टुक सम टाइम। उसके बाद मेरी जो अपॉइंटमेंट है मुझे मिल गई और मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी इसको अप्लाई करने के लिए। अब बहुत ही कैजुअली वे में मैंने इसको एक्चुअली अप्लाई किया था, लेकिन जो भी मैंने तैयारी की थी वो प्रॉपरली की थी, उसको मैंने कैजुअली नहीं लिया था। तो वो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने लगा हूँ इस वीडियो में आपको, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर करें ताकि रिकमेंडेशन में जाएँ वीडियोज़ और लोगों को पता लगे कि कैसे एप्लीकेशन को तैयार करना है, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन ट्रैवल एजेंट्स या किसी भी ऑनलाइन वीज़ा एजेंसी के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं। इट्स गुड कि वो आपकी एप्लीकेशन को असेस कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन को चेक कर रहे हैं, आपको असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको थॉरोली अपनी एप्लीकेशन को चेक करना चाहिए ताकि कोई गलती आपके एंड में ना रह जाए और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकें, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस ग्रीस वीज़ा के लिए, शेनिगन वीज़ा के लिए मैंने क्या क्या लगाए। एक तो इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे जाके। आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट है तो वो आपको देना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है। कवर लेटर आपको एक लगाना पड़ता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स नॉर्मल जो होती हैं वो यहाँ पे चलती हैं, बट विद वाइट बैकग्राउंड। यहाँ आप एम्बेसी की साइट पे जाके, ग्रीस वीज़ा का जो एम्बेसी का लिंक है वो मैं नीचे दे दूँगा, आप जाके रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं। नॉर्मल पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे चलेगी। बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं आपको लगानी पड़ती हैं। पिछले 3 महीने की वो यूजुअली मांगते हैं, मेरे से 3 महीने की मांगी थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से 6 महीने की लगाई थी और बैंक जाके उसे टेस्ट भी कराया था, सील भी कराया था, ठीक है। वो आपको कराना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न जो है 3 साल की मैंने यहाँ पे लगाई थी। पे स्लिप्स मैंने लगाई थी 3 महीने की, पर मैंने एक्चुअली एडिशनली 4 या 5 महीने की लगा दी थी जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड, और ताकि मेरी जो एप्लीकेशन है स्ट्रॉन्ग बने, उनको कोई डिस्क्रिपेंसी ना लगे किसी किस्म की, वो वेरीफाई कर सके आराम से। फिर NOC जो होता है आपको अपने एम्प्लॉयर से लिखवाना पड़ता है, वो आप HR से अप्रूवल ले सकते हैं। यहाँ तो ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू आजकल आप MNCs के में क्या है कि सिस्टम के आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू NOC लेटर रिक्वेस्ट करते हैं। आपके मैनेजर जो होते हैं वो ऑनलाइन आपकी लीव्स को अप्रूव करते हैं, फिर आप NOC मांगते हैं और आपको HR NOC इशू करता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपली अपने HR को एक ईमेल डाल के पूछ सकते हैं अपने मैनेजर से अप्रूवल लेके कि आप इतने से इतने दिनों के लिए छुट्टी ले रहे हैं, एंड देन यू गेट योर अप्रूवल फ्रॉम द HR। उसे कहते हैं NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर। जहाँ पे एयर टिकट्स की बात आती है तो रिटर्न जर्नी की टिकट मैंने दिखाई, विच इज़ डमी टिकट। मैंने कोई पैसे खर्च के टिकट नहीं लगाई है, डमी टिकट लगाई है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में भी मैंने होटल रिजर्वेशंस यहाँ पे दिखाए हैं, और एक ट्रैवल इंश्योरेंस है, उसके लिए मुझे एडिशनली पैसे खर्चने पड़े, बट मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस मिल गई और वो मैंडेटरी है, खासकर अगर आप ग्रीस का वीज़ा अप्लाई करने लगे, शेनिगन वीज़ा। इसके अलावा आपको एक कॉपी, स्कैंड कॉपी जो होती है पासपोर्ट की फ्रंट और बैक पेज की लगानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ब्लैक एंड वाइट लगा दो, पर मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ अपनी तरफ से कि आप कलर्ड कॉपी लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद मेरा जो वीज़ा है मुझे 1 हफ्ते बाद ठीक मिल गया। ठीक 1 हफ्ते के बाद जाके मैं अपना पासपोर्ट कलेक्ट करता हूँ और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा स्टिकर दिया है, ठीक है, शेनिगन का, ग्रीस का। अब बात ये आती है कि कवर लेटर में क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए और जो मैंने लगाई हैं। कवर लेटर का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो वो डेफिनेटली आप मेरी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसा प्रॉपरली मैंने उसको लिखा है, और बस आपको चेंजेस थोड़े बहुत करने होंगे। तो इसमें मैंने एक्चुअली क्या दिया है, अपनी आइडेंटिटी, पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, मेरे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स,
पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्या है मेरा, डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट क्या है, इंक्लोजर्स जो मैं डॉक्यूमेंट्स लगा रहा हूँ पूरी, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बोले वही मैंने कवर लेटर में भी स्पेसिफाई किए थे। फिर इसके अलावा मुझे ट्रैवल हिस्ट्री वो मैंने स्पेसिफाई की अपनी, रिटर्न डेट का प्रूफ मैंने बताया। तो वो ऑब्वियसली जो ट्रैवल आइटनरी है मेरी, यहाँ एयर फेयर्स हैं उससे कंफर्म हो जाता है और होटल बुकिंग से भी हो जाता है, लेकिन उसमें मैंने अलग से लिखा भी है कि मुझे वापस आना है एंड आई जस्ट कंफर्म माई टाइज टू माई होम कंट्री। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी मेरी क्या है, कितनी है, वो मैंने इसमें स्पेसिफाई की। ट्रैवल आइटनरी इसमें लगाई कि अगर मैं ग्रीस जा रहा हूँ तो ग्रीस में 1 हफ्ते की मेरी आइटनरी कैसी रहेगी। एंड यू कैन से लास्ट थिंग इज एश्योरेंस एंड क्लोजिंग, जिसके एश्योरेंस मीन्स एज एन कि ये जो मैं भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसमें लिखा है, और आई एम विलिंग टू प्रोवाइड यू एडिशनल इन्फो इफ़ यू नीड, ठीक है। और बस आप क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ कवर लेटर को क्लोज कर दें। तो बस ऐसे जो है मैंने अपना कवर लेटर लिखा है, तो फॉर्मेट आप मेरे से ले सकते हैं। अब वाई नॉट मल्टी एंट्री वीज़ा, मुझे मल्टी एंट्री वीज़ा क्यों नहीं मिला, ठीक है। मल्टी एंट्री वीज़ा जो होता है अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको मल्टी एंट्री वीज़ा फर्स्ट टाइम में ना मिले। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस हैपन्स, ठीक है। आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है, नो मैटर वेदर यू होल्ड अ स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री और यू हैव अ इम्प्रेसिव प्रोफाइल और एप्लीकेशन। अगर आप सेकेंड टाइम अप्लाई करेंगे तो चांसेस यहाँ पे मल्टी एंट्री वीज़ा के मिल जाते हैं। दैट कुड बी वैलिड फॉर 6 months ऑफ स्टे पीरियड, 6 months ऑफ नॉट स्टे पीरियड, बट वैलिडिटी उसकी 6 महीने की हो सकती है। एट अ स्ट्रेच आपको जो भी दिन दिए जा सकते हैं आप काट सकते हैं, 90 days भी होता है, कईयों को ज़्यादा देते हैं, कईयों को कम देते हैं एक्चुअली। अब लॉट डिपेंड्स ऑन योर आइटनरी। जो दूसरा फैक्टर है, अगर आप मल्टी एंट्री वीज़ा की बात करते हैं तो आइटनरी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कैसे आप अपने कवर लेटर में आइटनरी को दिखा रहे हैं। अगर आपने सिर्फ ग्रीस ही लिखा है, जैसे कि मैंने अपने केस में ग्रीस ही डाला कि ग्रीस मैं 3 तारीख को ट्रैवल करूंगा और मैं 15 तारीख को वापस आऊँगा, तो ग्रीस की आइटनरी दिखा दी। अब उसके बेसिस पे उन्होंने अकॉर्डिंगली सिंगल एंट्री वीज़ा मुझे इशू कर दिया। लेकिन अगर आप अपनी आइटनरी अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं, कुछ और 1-2 कंट्रीज़ की दिखा सकते हैं, तो उससे चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मल्टी एंट्री वीज़ा की। लेकिन फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है कि आपको फिर भी सिंगल एंट्री वीज़ा मिले। इट्स अप टू द बेसिस में हम कुछ ज़्यादा आपको बता नहीं सकते। तीसरा जो फैक्टर यहाँ पे रह सकता है कि आपको मल्टी एंट्री वीज़ा तो चाहिए था, लेकिन आपको इशू किया गया सिंगल एंट्री वीज़ा। तो वो ये हो सकता है कि अगर आपने सिंगल एंट्री फॉर्म में चूज़ किया है, लेकिन आपने कवर लेटर में ये स्पेसिफाई कर दिया कि आपको मल्टी एंट्री वीज़ा चाहिए, कोई मिसमैच है इस किस्म का, तो उसमें वही कंसिडर किया जाएगा जो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में चूज़ किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी डिटेल्स आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हैं, वही आपकी कवर लेटर के साथ मैच करनी चाहिए। द आइडिया इज़ दिस। फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि आपको ग्रीस का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कैसे करना होता है। इसमें सरनेम वगैरह मेरा आएगा, फर्स्ट नेम आएगा यहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, जो कि मुझे पासपोर्ट से ही मिल जाता है इन्फॉर्मेशन, और एक्जैक्टली वही होना चाहिए। करंट नेशनैलिटी एट बर्थ, अदर नेशनैलिटी इसमें मैंने NA कर दिया, सेक्स मेल फीमेल अदर मेल कर दिया, सिविल स्टेटस सिंगल कर दिया मैंने, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। पेरेंटल अथॉरिटी, लीगल गार्डियन वगैरह, इसको मैंने खाली छोड़ दिया। इसमें आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ब्लैंक आप छोड़ देंगे। नेशनल आइडेंटिटी नंबर वेयर एप्लीकेबल, पासपोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं आप। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट चूज़ करेंगे आप। नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, उसका जो पासपोर्ट नंबर है वो डालना है। डेट ऑफ इशू आपके पासपोर्ट की, वैलिडिटी जो पासपोर्ट की या एंड डेट जो है वो आपको यहाँ डालनी, इशूड बाय कंट्री इंडिया, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल डेटा ऑफ द फैमिली मेम्बर हु इज़ एन EU, EEA और CA सिटीजन और UK नेशनल, इसको मैंने खाली छोड़ दिया। इस पूरे सेक्शन को मैं खाली छोड़ दूंगा। इसके बाद हम नीचे आएंगे और देखेंगे कि रेजिडेंस इन एनी अदर कंट्री, रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी, उसको मैंने नो कर दिया था। अपने केस में करंट ऑक्यूपेशन जो कि डिटेल्स और उनका एड्रेस जो एम्प्लॉयर का, मैंने टेलीफोन नंबर, एड्रेस वगैरह यहाँ स्पेसिफाई किया, और वो कवर लेटर भी सेम होना चाहिए। पर्पस ऑफ एंट्री के अंदर मैंने टूरिज्म किया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन और पर्पस ऑफ स्टे जो है उसको मैंने खाली छोड़ा। मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन एंड अदर मेंबर स्टेट्स ऑफ डेस्टिनेशन इफ़ एप्लीकेबल, और मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री। तो इसमें क्या है कि मुझे ग्रीस स्पेसिफाई करना है, क्योंकि वो मेरी मेन डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले मैं ग्रीस ही जाऊंगा, ग्रीस की आइटनरी ही पहले दिखाऊंगा, चाहे मैं और कंट्रीज विद इन शेनिगन या EU रीजन में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, इसमें मैंने मल्टी एंट्रीज चूज़ किया था। इंटरनेट डेट ऑफ अराइवल, जो मैंने डमी टिकट जनरेट की थी फ्लाइट आइटनरी उसके बेसिस पे और होटल बुकिंग्स के बेसिस पे डेट्स यहाँ पे डाली थी।
फिर आगे ये पूछ रहे हैं एंट्री परमिट फॉर फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, इसको मैंने खाली छोड़ा था। सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन और मेंबर स्टेट, एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग पर्सन, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे होटल का एड्रेस और डिटेल्स वगैरह, टेलीफोन नंबर यहाँ पे डाला था, ठीक है जी। और 31 पॉइंट को मैंने खाली छोड़ दिया था और 32 को भी छोड़ दिया था, 32 को नहीं छोड़ा था, सॉरी 31 को छोड़ा था मैंने। इसके अलावा 32 के अंदर मैंने चूज़ किया कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इन इज कवर्ड। तो बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ मीन्स ऑफ सपोर्ट मैंने चूज़ किया, कैश किया, क्रेडिट कार्ड किया, मैंने प्रीपेड अकोमोडेशन किया, ट्रांसपोर्ट किया, ये सब कर लिया था मैंने चूज़। इसके अलावा जो है सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ पर्सन फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म इफ डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट। तो यानी कि अगर कोई आपका ऑथराइज कर रहा है तो आप उसका नाम डालेंगे, यानी कि आपके बिहाफ पे कोई एप्लीकेशन को सबमिट करने लगा है तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ती है, लेकिन मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने अपनी एप्लीकेशन खुद ही लगाई थी। और बाद में आपको नीचे जाके साइन सिग्नेचर करने होते हैं, इसका प्रिंट आउट वगैरह लेके आप साइन करेंगे, ठीक है जी। ऑल राइट, दैट्स इट, दिस इज़ हाउ यू अप्लाई योर शेंगन वीज़ा और ग्रीस वीज़ा आप कह सकते हैं। तो आपने देख ली मेरी सक्सेस स्टोरी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए सबके साथ, वीडियो को लाइक करना चाहिए ताकि ये रिकमेंडेशन में आए और लोगों को सक्सेस स्टोरी के बारे में या किस तरीके से सही तरीके से कैसे एप्लीकेशन को लगाना उसके बारे में पता चल सके। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएँ। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।